एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 8th पर, जो कि आपके अपकमिंग चाहे एनबीएस का पेपर हो, सीएचओ का पेपर हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। और आज की क्लास में मोस्टली क्वेश्चन हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग सीएचओ का पेपर देने वाले हैं उनको ये कन्फ्यूज़न है कि सबसे ज़्यादा, स्पेशली एमपी सीएचओ वालों को जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से है जो आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आपको गायनेकोलॉजी एंड मिडवाइफरी से, तो मैं वो पोर्शन सबसे ज़्यादा कवर करवा रही हूँ। रही बात अदर सब्जेक्ट्स की, तो उनमें से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं हैं, आते हैं, बट बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं यदि अदर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। तो अदर सब्जेक्ट भी हम कवर करते जा रहे हैं एंड साथ ही साथ जी के जीएस की क्लासेस भी वीक में 3 to 4 क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही हैं। कल की क्लास नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज कि मैं ट्रैवलिंग कर रही थी इसलिए, बट आज से क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। तो यहाँ पर जो MCQs हैं, और साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दी गई है प्ले स्टोर से, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इनकेस आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो हमारे चैनल का नाम है सेम वही नाम है जो ऐप का भी रखा गया है, मेडिकल एंड नर्सेस ऐप, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए, और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट 7th सीरीज़ हमने की थी उसमें क्वेश्चन था आपके लिए कि ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन। तो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में था नाइट्रेट्स इन वाटर, नाइट्राइट्स इन वाटर, फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर, या फिर अमोनिया कंटेंट इन वाटर। तो जो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है ये होता है फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर को चेक करने के लिए। अब आज के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच कंगारू मदर केयर शुड बी डन। जो KMC की जाती है, कंगारू मदर केयर की जाती है, तो एटलीस्ट कितने आवर तक के लिए की जाती है? ऑप्शन में 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट्स या फिर 4 आवर्स। तो जो KMC होती है, कंगारू मदर केयर होती है, ये जो भी लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं जिनका भी बर्थ वेट 2.5 kg से कम होता है, क्योंकि 2.5 kg के ऊपर जो वेट क्या है माना जाता है, नॉर्मल बर्थ वेट माना जाता है। बट जब भी बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg होता है तो इन बेबीज़ को क्या कहा जाता है? लो बर्थ वेट बेबीज़। तो 2.5 kg से कम वाले बच्चों में जो एट द टाइम ऑफ बर्थ होगा, उस टाइम पे यदि बच्चे का वेट 2.5 kg है तब देंगे हम कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। LBW बेबीज़ को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो सबसे ज़्यादा डेथ होने का कारण होता है वो होता है हाइपोथर्मिया। तो उन बच्चों को हम क्या देते हैं? कंगारू मदर केयर होते हैं। और एक ड्यूरेशन, एटलीस्ट मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 आवर के लिए 1 सेशन है जो दिया जाता है। KMC है जो फैमिली का कोई भी हेल्दी मेंबर दे सकता है, ऐसा नहीं कि ओनली मदर दे सकती है, फादर दे सकते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड के ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दे सकते हैं, अंकल आंटीज़ दे सकते हैं। बट जो भी लोग KMC देने वाले हों वो फुली तरीके से क्या हो? हेल्दी हो, उनमें कोई भी तरीके का इन्फेक्शन या कोई भी इलनेस ना हो, तब वो KMC दे सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन होता है 1 आवर का। एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है कि क्यों दी जाती है, तो हाइपोथर्मिया बेबीज़ को दी जाएगी, एंड जो LBW बेबीज़ हैं उनके लिए दी जाएगी, और इससे मदर और बच्चे का बॉन्ड भी क्या रहेगा? अच्छा बनेगा। वेट गेन करने के लिए दी जाएगी, मदर चाइल्ड बॉन्डिंग के लिए दी जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज्ड टू मेंटेन स्निफिंग पोजीशन ऑफ बेबी ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससिटेशन। तो जब हम बेबीज़ को न्यूनेटल रिससिटेशन करते हैं तो कौन सी पोजीशन देंगे? स्निफिंग पोजीशन मेंटेन करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन में हेड रोल, शोल्डर रोल, बैक रोल या फिर नेक रोल। तो न्यूनेटल बेबीज़ में हम स्निफिंग पोजीशन के लिए कौन सी पोजीशन देंगे? नेक रोल। इस तरीके से देखिए, हेड रेस्ट करवाएंगे, शोल्डर रोल रहेगा यहाँ पर। बट जो यहाँ पर स्निफिंग पोजीशन की बात की जा रही है, तो स्निफिंग पोजीशन के स्टेप लिखे हुए हैं, तो जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? नेक रोल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द नॉर्मल सेचुरेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में नॉर्मल सेचुरेशन कितनी होगी? ऑप्शन में 88 to 89%, 90 to 94%, 90 to 100%, 95 to 100%। जो नॉर्मल सेचुरेशन होगी न्यूबॉर्न बेबीज़ में वो होती है 90 से 100%, 90 to 100%। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द वेरी लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न। VLBW का मतलब है यहाँ पर वेरी लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न।
ऑप्शन में है यहाँ पर वेट इज़ लेस देन 2 kg। ये जो वेट है यहाँ पर बर्थ वेट दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ बेबी का बर्थ वेट क्या रहा है, वजन क्या रहा है। सेकंड ऑप्शन है वेट लेस देन 1.5 kg। थर्ड ऑप्शन है वेट लेस देन 1 kg। फोर्थ ऑप्शन है वेट लेस देन 2.5 kg। तो जो यदि बच्चे का वेट कितना है, लेस देन 2.5 kg है, तो लो बर्थ वेट बेबीज़ में आएंगे। बट जब बच्चे का बर्थ वेट 1.5 kg से भी कम होता है, तब इन बच्चों को स्पेशल केयर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, NICU SNCU की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेबी क्या है, BLBW न्यूबॉर्न बेबीज़। और यहाँ पर जो भी लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज़ हैं, तो इन सभी को मैं आपके लिए कई बार बता चुकी हूँ। और इनकेस यदि आपको VLW LBW आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये सभी पता भी है। नेक्स्ट इज डोज ऑफ जिंक इन डायरिया फॉर 1 year ओल्ड चाइल्ड। तो यदि किसी बच्चे की एज 1 साल है, 1 year का बच्चा है, उसको डायरिया है, लूज मोशन होते हैं, तो जिंक दिया जाता है। तो जिंक का कितना डोज दिया जाएगा? ऑप्शन में है 5 mg, 10 mg, 15 mg या फिर 20 mg। तो जो डायरिया में बच्चे को डोज की बात हो रही है यहाँ पर, तो कितना डोज दिया जाता है? 10 mg। कितना? 1 साल के बच्चे के लिए 10 mg फॉर 14 डेज तक के लिए, याद रखना है 14 दिन तक है डोज है जो दिया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ड्रग गिवन फॉर डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है जो हेलमेंथिक इन्फेक्शन होंगे उसको रोकने के लिए, या फिर यदि हो गया है तो उनको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे। ऑप्शन में एल्बेंडाजोल 400 mg वंस, एल्बेंडाजोल 100 mg वंस, जिंक 20 mg वंस, या फिर एम्पिसिलिन 100 mg वंस। तो जो डिवॉर्मिंग है, डिवॉर्मिंग और हेलमेंथिक इन्फेक्शन के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एल्बेंडाजोल और एल्बेंडाजोल। तो यहाँ पर जो दी जाएगी वो होगी एल्बेंडाजोल 400 mg वंस। और हमेशा जो डिवॉर्मिंग एजेंट्स की बात हो रही है, ये हमेशा 1 year से जब बच्चे की एज ज़्यादा हो जाए, लेस देन 1 year के बच्चे को एल्बेंडाजोल है जो कभी भी नहीं दी जाती। हमेशा एल्बेंडाजोल जब बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा हो जाए तब दी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज़ करवा दिया। तो यहाँ पर जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे भी आता है, तो हम हर साल नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। और साल में 2 बार बच्चों के लिए जो एल्बेंडाजोल है दी जाती है। तो 1 साल से कम एज के 1 साल से ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चों को हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ परसिस्टेंट डायरिया। तो परसिस्टेंट डायरिया का मतलब क्या है? ऑप्शन में है इफ़ डायरिया लास्ट फॉर 10 डेज, इफ़ डायरिया लास्ट फॉर 7 डेज, इफ़ डायरिया लास्ट फॉर 14 डेज, या फिर इफ़ डायरिया लास्ट फॉर 30 डेज। तो परसिस्टेंट डायरिया कंसीडर किया जाता है लूज मोशन और डायरिया की कंडीशन कितनी हो गई हो, मोर देन 14 दिन से भी ज़्यादा, कितना? 14 डेज तक। इफ़ डायरिया लास्ट फॉर द 14 डेज। नेक्स्ट और डायरिया के अलावा फिर परसिस्टेंट डायरिया तो आता ही आपको, डिसेंट्री भी एग्जाम में क्वेश्चन में आती है, तो वो आपको मैंने प्रीवियस जो सीरीज़ चली है उसमें बढ़ा दी है। नेक्स्ट इज कीगल एक्सरसाइज यूज्ड आफ्टर डिलीवरी टू। तो जो कीगल एक्सरसाइज की जाती है और पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज के नाम से भी हम इसको जानते हैं, तो ये कब की जाती है और क्यों की जाती है? ऑप्शन में है स्ट्रेंथनिंग यूरिनरी मसल्स, रेक्टल मसल्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, सब इन्वोल्यूजन, या फिर प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमरेज। जो कीगल एक्सरसाइज की जाती है आफ्टर द डिलीवरी, तो ये क्यों की जाती है? जो भी पेल्विक फ्लोर मसल होती हैं, यूरिनरी मसल्स होती हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। तो कीगल एक्सरसाइज का दूसरा नाम है पेल्विक फ्लोर मसल्स। तो ये आफ्टर डिलीवरी की जाती है ताकि यूरिनरी इनकंटिनेंस को हम प्रिवेंट कर सकें, रेक्टल मसल्स में स्ट्रेंथनिंग रहे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज विच केयरिंग फॉर पेशेंट विथ MRSA इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। तो MRSA का कोई पेशेंट है, तो MRSA के पेशेंट के लिए आप कौन से प्रिकॉशन लेंगे? यदि आप उससे मिलते हैं तो MRSA के लिए कौन सा प्रिकॉशन लेंगे? MRSA का फुल फॉर्म होता है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो एक तरीके का जो बैक्टीरिया है जो कि कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंट होता है, दैट मीन्स इस पर कोई एंटीबायोटिक, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक है जो असर नहीं करेंगी। क्या है? मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यदि किसी को MRSA है तो आप कौन सा? ऑप्शन में है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, या फिर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। तो यदि कोई MRSA का पेशेंट है तो हम उसमें जो प्रिकॉशन लेंगे वो होगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन कह सकते हैं हम, क्योंकि ये
इस एक तो ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस होता है MRSA इन्फेक्शन। इस पर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो काम ही नहीं करेंगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेंगे, पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचेंगे क्योंकि आपको होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NRC। NRC का फुल फॉर्म क्या है? न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, न्यूट्रिशनल रीगिविंग केस, नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिफीडिंग सेंटर। जो फुल फॉर्म है NRC का वो है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशली NRC है जो बनाया जाता है ताकि जितने भी बच्चे हों वहाँ पर एक्यूट, सीवियर और मॉडरेट माल न्यूट्रिशन के उनको वहाँ पर ट्रीट किया जाए या फिर होम मैनेजमेंट के तौर पर उनको है जो सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। तो क्या न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट इज बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस B वैक्सीन इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। तो यदि वेट कितना हो, कितने किलोग्राम से कम हो, तब हम हेपेटाइटिस B वैक्सीन नहीं देंगे। ऑप्शन में 1 kg, 2 kg, 3 kg या फिर 2.5 kg। तो जब भी बच्चे का बर्थ वेट लेस देन 2 kg से कम हो तब हेपेटाइटिस B वैक्सीन हम नहीं देंगे क्योंकि एट द टाइम ऑफ हेपेटाइटिस B वैक्सीन दी जाती है। बट इन केस बच्चे का वजन है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ वेट कितना हो, 2 kg से कम हो, तब हम वैक्सीन नहीं देंगे। वेट करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि बच्चे का वेट है जब 2 kg क्रॉस कर जाएगा तब हम उसको वैक्सीन दे सकते हैं। जब भी बच्चे का वज़न कितना हो, 2 किलोग्राम से कम हो, तब हम हेपेटाइटिस B वैक्सीन नहीं देंगे। और एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन में से हेपेटाइटिस B वैक्सीन, BCG वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वैक्सीन है। साथ ही साथ विटामिन K इंजेक्शन भी दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से, जिससे हम बेबीज़ को सीवियर हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 10 वीक ओल्ड बेबी हैज़ कम टू CHC वैक्सीनेशन। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आया है 10 वीक का बेबी, बट ही हैज़ माइल्ड कोल्ड और नो फीवर, व्हाट यू विल एडवाइज रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। तो यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 10 वीक का बच्चा आया है, उसको थोड़ी बहुत लिटिल बिट ऑफ कफ है बट फीवर नहीं है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे वैक्सीन को लेके? ऑप्शन में नॉट टू वैक्सीनेट बिकॉज ऑफ कोल्ड, वैक्सीन एज शेड्यूल्ड, डोंट गिव पेंटावेलेंट बट गिव अदर वैक्सीन, फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर यदि 10 वीक का बेबी है, CHC लाया गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, वैक्सीन जो भी एज शेड्यूल्ड है वो देंगे। इन केस फीवर होता दैट मीन्स उसको कोई इन्फेक्शन है, बट उसको कोई फीवर नहीं है, थोड़ी बहुत कोल्ड है, तो हम ऐसे केस में वैक्सीन दे सकते हैं। यदि कहते हैं यहाँ पर फीवर है, तब हम वहाँ पर इसको कहते हैं कि वैक्सीन नहीं देना है, बट फीवर नहीं है दैट मीन्स उसको इन्फेक्शन नहीं है। तो क्या है, वैक्सीनेट एज शेड्यूल, जो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग 10th वीक की वैक्सीन है वो हमें देना है। 10th वीक में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो 10 वीक में दी जाती है पेंटावेलेंट एंड रोटा वायरस वैक्सीन के लिए यदि बच्चा है तो वो हम दे सकते हैं। तो 6, 10, 14 इन तीनों वीक में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? एक तो दी जाती है पेंटावेलेंट, रोटा वायरस की 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं, तो उसमें से यदि कुछ गवर्नमेंट सप्लाई में होती हैं जो उसमें 2 डोज ही रिकमेंड किए जाते हैं और प्राइवेट में 3 कर देते हैं, बट वो दोनों सही रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पेंटावेलेंट के साथ में रोटा वायरस वैक्सीन भी दी जाती है और ओरल रूट से दी जाती है। नेक्स्ट इज यू आर इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड गिविंग आयरन सिरप टू अ 4-year-old बेबी, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव रिगार्डिंग द डाइट। तो यदि आप एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एज अ स्टाफ नर्स और एज अ CHO काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपने 4 साल के बच्चे को आयरन सिरप है जो रिकमेंड की है, तो आप उसकी डाइट में आयरन सिरप के साथ क्या है जो रिकमेंड करेंगे? ऑप्शन में है सिट्रस फ्रूट टू बी एडेड इन डाइट, टी शुड बी गिवन प्रायर टू आयरन सूप, आयरन सिरप शुड नॉट बी यूज्ड इफ डायरिया अकर्स, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि 4 ईयर का बच्चा है और हम आयरन सिरप, या तो 4 ईयर के बच्चे को या प्रेग्नेंट लेडीज़ को किसी को भी यदि हम आयरन सिरप रिकमेंड करते हैं, तो कभी भी उसको मिल्क टी और हम ये कह सकते हैं कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उनके साथ आयरन सिरप को रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कम करता है। और यदि हम विटामिन C या फिर सिट्रस फ्रूट ऐड करते हैं डाइट में, तो ये आयरन का जो आयरन हम ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। बट यदि हम मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्पेसिफिक डाइट में यदि सिट्रस फ्रूट नहीं ले पा रहे हैं तो डॉक्टर्स आयरन सिरप के साथ क्या दे देते हैं, विटामिन C की टेबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, जिंसी दे देंगे। बट यहाँ पर है जो नहीं देना है, तो वो चाय के साथ या फिर मिल्क के साथ हमें कभी भी आयरन सिरप नहीं देना है, सिट्रस फ्रूट बेस्ट रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यू आर इन सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU,
as a staff nurse and asked to do blood sugar of a 2 days old newborn, where will you prick to take sample for blood sample? That means यदि आपकी ड्यूटी SNCU में लगी हुई है, आपको 2 days old न्यूबॉर्न का सैंपल लेना है ब्लड शुगर के लिए, तो आप वहाँ पर उसको किस जगह पर है जो प्रिक करेंगे सैंपल के लिए, ब्लड सैंपल के लिए? ऑप्शन में टिप ऑफ द हेड, लेटरल साइड ऑफ द हील, फिंगर या फिर टोए। तो जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें यदि आपको ब्लड शुगर चेक करने के लिए कहा जाता है, तब आप जो प्रिक करेंगे ब्लड सैंपल के लिए वो करेंगे लेटरल साइड ऑफ द हील में। कहाँ पर? हील में। या तो आपको एग्ज़ाम में एक इमेज दे दी जाएगी, बच्चे की हील बनी होगी, वो कहा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर आप कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप पूरी बॉडी बना दीजिए और कह दें कि कहाँ से आप सैंपल लेंगे। तो जो साइट होती है बच्चों में, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ में, वो होती है लेटरल साइड ऑफ द हील। नेक्स्ट है जिंक इज़ गिवन इन डायरिया फॉर हाउ मैनी डेज। तो जिंक दिया जाता है डायरिया को ट्रीट करने के लिए। तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए जिंक कितने दिन तक दिया जाएगा? ऑप्शन में 10 डेज, 14 डेज, 7 डेज या फिर 8 डेज। तो डायरिया के पेशेंट में जिंक दिया जाता है 14 डेज तक के लिए, और हम ये कह सकते हैं कि 2 वीक्स के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ड्रग गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन इन अ प्रीटर्म लेबर। तो यदि प्रेग्नेंट वुमेन क्या प्रीटर्म लेबर आ सकते हैं, दैट मीन्स बिफोर 36 वीक के पहले ही लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन में है टैबलेट, मेट्रोनिडाजोल, इंजेक्शन ऑफ विटामिन के, इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। तो प्रीटर्म लेबर और प्रीमेच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए हम डेक्सामेथासोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, इन केस यदि डिलीवरी हो भी जाती है तो बेबी के जो लंग्स की मैच्योरिटी है उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या करेंगे प्रीटर्म प्रीमेच्योर लेबर में? यदि हम मेडिसिन देने को कही भी जाती है बिफोर 36 वीक के पहले जो डिलीवरी होती है ऐसे केस में, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और जो भी डेक्सामेथासोन है हम इनको दे सकते हैं, ताकि बेबी में जो लंग्स की मैच्योरिटी है वो डेवलप हो पाए। नेक्स्ट इज फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी डन एट द ईच ANC विजिट। तो एंटीनेटल केयर जो चेकअप के लिए यदि कोई फीमेल आती है तो कौन से टेस्ट हैं जो हर एक विजिट में करवाए जाएंगे? ऑप्शन में है हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दैट मीन्स HCG हार्मोन, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड RBC, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन एंड ब्लड ग्रुप ओनली। तो जो ANC विजिट में, हर एक ANC विजिट में ब्लड टेस्ट की बात की जा रही है, वो टेस्ट होगा हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एनीमिया इज़ कॉमनली फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन में उनमें किस टाइप का एनीमिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं? ऑप्शन में सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डाइमॉर्फिक एनीमिया या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किस टाइप के एनीमिया के? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। तो उसी से प्रिवेंट करने के लिए पूरी फुल टर्म प्रेगनेंसी तक क्या किए जाते हैं? आयरन टैबलेट है जो दी जाती है। अब यहाँ पर यदि आपको प्रेगनेंसी में एनीमिया की कैटेगरी ना पूछ लें कि कितना हीमोग्लोबिन रहे जब एनीमिया कंसीडर किया जाता है, मोस्टली WHO के अकॉर्डिंग आता है, ICMR के अकॉर्डिंग कभी कभी आता है एग्ज़ाम में, बट जो WHO के अकॉर्डिंग रेंज पूछी जाती है, तो यदि पूछा जाता है कि एनीमिया यदि प्रेगनेंसी में है तो अब हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 11 ग्राम पर DL होगा, और हेमेटोक्रिट वैल्यू पूछते हैं तो लेस देन 32%। याद रखना है, यदि हीमोग्लोबिन लेवल कहते हैं कि लेस देन 11 ग्राम पर DL, दैट मीन्स प्रेगनेंसी में क्या है? एनीमिया है, और हेमेटोक्रिट वैल्यू कहते हैं तो लेस देन 32%। अब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर एनीमिया की कैटेगरी आती हैं। तो माइल्ड एनीमिया माना जाएगा जब हीमोग्लोबिन लेवल 9 to 10.9 ग्राम पर DL होगा। मॉडरेट में कंसीडर किया जाएगा जब हीमोग्लोबिन लेवल 7 to 8.9 ग्राम पर DL रहेगा। सीवियर में लेस देन 7 ग्राम। मोस्टली एग्जाम में आपको सीवियर एनीमिया की कैटेगरी पूछी जाती है, तब हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर DL होगा। वेरी सीवियर में क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूज, सीवियर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तब हीमोग्लोबिन होता है लेस देन 4 ग्राम पर DL। और एनीमिया यदि इस टाइप से इस कैटेगरी तक में आ जाता है जब प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कंसीडर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज अ प्रेग्नेंट वूमेन कैन परसीव फीटल मूवमेंट्स एट। तो फीटल मूवमेंट और क्विकनिंग है जो प्रेगनेंसी में कब फील कर पाते हैं? तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है मदर को फील प्रेगनेंसी में, उसको हम कहते हैं क्विकनिंग। ये टर्म याद रखना है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इट्स कॉल्ड द क्विकनिंग।
और वो कब फील होगा, क्विकनिंग कब फील होगी, तो ऑप्शन में 16 वीक, 36 वीक, 20 वीक्स या फिर 8 वीक्स। तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट मदर को फील होता है 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में। यदि यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं कहा है कि प्रीमी पैरा है या मल्टी पैरा है, मल्टी में जनरली 16 to 20 वीक में फील होते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट आपको कहते हैं तभी फील होते हैं 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज for how much duration instrument should be kept in chlorine solution for disinfection। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को कितने टाइम के लिए है जो क्लोरीन सॉल्यूशन में रखेंगे डिसइंफेक्शन के लिए। ऑप्शन में 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट या फिर 1 आवर। एक तरीके स्टरलाइजेशन की मेथड है जिसमें क्लोरीन सॉल्यूशन को यूज़ किया जा रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट यदि हम स्टरलाइज करते हैं तो कितने टाइम के लिए रखेंगे, 10 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट इज A pregnant woman complain of headache, abdominal pain, vomiting and blackouts suggest which of the complication। तो यदि किसी प्रेग्नेंट वूमेन को हेडेक हो रहा है, एब्डोमिनल पेन भी है, वॉमिटिंग हो रही है, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, तो ये किस टाइप के कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन में है एनीमिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, डेवलप हुए हैं, तो ये सब क्या हैं। और जो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हुए हैं वो क्या है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया के साइन है। ब्लैकआउट्स का मतलब होता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप अपनी कॉन्शियसनेस है जो लूज़ हो जाए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं ब्लैकआउट्स। तो ये सभी कब होंगे, जब सीवियर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही हो। और यहाँ पर सीवियर प्री एक्लेम्सिया टू एक्लेम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग दी जाती है वो MgSO4, ताकि हम सीजर्स को और एक्लेम्प्टिक फिट्स को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज विच नंबर ऑफ IV कैन्यूला शुड बी यूज्ड इन अ केस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो PPH का पेशेंट है, कोई पोस्टपार्टम हेमरेज का पेशेंट है और हमें IV कैन्यूला इंसर्ट करना है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, तो कौन से नंबर का कैन्यूला यूज़ करेंगे, 16 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर या फिर 24 नंबर। तो PPH के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो कैन्यूला यूज़ होगा वो 16 नंबर का होगा। एग्ज़ाम में आपको आता है कि कौन से कलर का, तो यह ग्रे कलर का 16 नंबर का कैन्यूला जिसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.8 mm, लेंथ होती है 45 mm, जिसमें जो वाटर फ्लो रेट होता है वो होता है -180 ml पर मिनट। तो जो ग्रे कलर के कैन्यूला हैं जनरली जो PPH की सिचुएशन तो है ही, साथ ही साथ फ्लूइड रिप्लेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं। 16, 18 ये दोनों हैं जो कभी यूज़ किए जाते हैं ब्लड जब रैपिड ट्रांसफ्यूज़न करना हो हमें तब। पीडियाट्रिक में जनरली पर्पल कलर का 26 गॉस का कैन्यूला है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विथ ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस LSCS, अकॉर्डिंग टू यू बाय whom एंड एट विच प्लेस दिस डिलीवरी शुड बी कंडक्टेड। तो यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन की प्रीवियस LSCS की हिस्ट्री रही है, उसका प्रीवियस जो डिलीवरी हुई है LSCS से हुए है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उसकी डिलीवरी जो रिसेंट प्रेगनेंसी में उसकी डिलीवरी कहाँ पर हो सकती है और कौन कर सकता है। ऑप्शन में बाई दाई एट होम, कोई भी दाई घर पर कर सकती है। दिस इज़ अ केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी शुड बी डिलीवर्ड बाय गायनेकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू मदर्स कन्वीनियंस, या फिर ANM कैन डिलीवर हर। तो LSCS प्रीवियस यदि हिस्ट्री LSCS हो जाती है, दैट मीन्स ये प्रेगनेंसी कैसी हो जाएगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ना तो कोई स्टाफ नर्स ना ही कोई दाई है जो और मदर की कन्वीनियंस से हमें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इस टाइप की प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और इसको कोई गायनेकोलॉजिस्ट है जो हॉस्पिटल में ही परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, B। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सी आ जाएगा, एक्लेम्सी आ जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया की सिचुएशन आ जाएगी, एंड जो प्रीवियस आपके जो अबॉर्शन हुए हैं, मिसकैरेज हुए हैं, वो सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगे। और इस टाइप की प्रेगनेंसी हमेशा कहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी, डिलीवरी कहाँ पर की जाएंगी, हॉस्पिटल में बाय द ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट लाइन्स ऑफ पार्टोग्राफ कंसिस्ट। तो पार्टोग्राफ में कितनी लाइन होती है, नॉर्मल एक्शन अलर्ट लाइन, एक्शन अलर्ट लाइन या फिर नन ऑफ द अबव। तो पार्टोग्राफ में जो लाइन होती है कितनी होती है, 2 होती हैं जनरली, एक्शन एंड अलर्ट लाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली लॉन्च इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो रिसेंट में लॉन्च की गई इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है, माला N, PPIUCD, अंतरा या फिर नन ऑफ द अबव।
तो माला एन और माला डी ओरल पिल्स हैं, ओरल ली जाने वाली पिल्स हैं। इसमें टोटल 28 पिल्स होती हैं, 21 पिल्स रहेंगी इसमें हार्मोनल पिल्स और 7 पिल्स रहेंगी आयरन फॉलिक एसिड की पिल्स रहेंगी। तो यहाँ पर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव PPIUCD पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अंतरा है यहाँ पर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई थी। अंतरा है जो क्या की जाती है, जिसको हम DMPA के नाम से भी जानते हैं, तो डिपोजी मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये जनरली मार्केट में प्रोवेरा नाम से अवेलेबल रहती है। तो अंतरा क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाने वाली। ड्यूरेशन पूछते हैं तो एवरी 3 मंथ है जो इंजेक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेली डोज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विथ हीमोग्लोबिन विथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर हाउ लॉन्ग इट शुड बी गिवन। तो यदि प्रेगनेंसी में नॉर्मली आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये कितने टाइम के लिए और कितनी टैबलेट्स हैं जो दी जाती हैं। ऑप्शन है 1 टैबलेट IFA पर फॉर 3 मंथ। IFA का मतलब है यहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन है 2 टैबलेट IFA पर डे फॉर 3 मंथ। थर्ड ऑप्शन है 1 टैबलेट IFA पर डे फॉर 6 मंथ या फिर 2 टैबलेट IFA पर डे फॉर 5 मंथ। तो जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं प्रेग्नेंट मदर के लिए दी जाती हैं 1 टैबलेट IFA पर डे फॉर 6 मंथ तक। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी ऑक्सीटोसिक डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिक ड्रग्स हैं, 3 ड्रग के नाम हैं। तो किस ड्रग के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीटोसिन को, मीजोप्रोस्टॉल को, मिथार्जिन को या फिर नन ऑफ दी अबव। तो सभी ऑक्सीटोसिक्स हैं, जिसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो क्या होगा, मीजोप्रोस्टॉल। क्या होगा, मीजोप्रोस्टॉल को क्या किया जाता है, इन लेबर इंड्यूस करने के लिए यूज़ की जाएगा, अबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए किसी भी तरीके के टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट द प्री एक्लेम्सिया। कौन से साइन है जो प्री एक्लेम्सिया को इंडिकेट करेंगे। तो प्री एक्लेम्सिया क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, नॉर्मल केस में नहीं होता है, जनरली जब प्रेगनेंसी होगी तभी डेवलप होगा। तो इसके कौन से इंडिकेटिव साइन है जिससे आप पता कर पाएँ कि प्री एक्लेम्सिया है। ऑप्शन में ब्लड प्रेशर 140/90, प्रोटीनूरिया सिंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ब्लड प्रेशर 140/90, प्रोटीनूरिया 20 वीक्स ऑनवर्ड, BP 140/90, नो प्रोटीनूरिया सिंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो प्री एक्लेम्सिया के केस में क्या है, स्टार्टिंग में प्रोटीनूरिया नहीं होगा बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपको ब्लड प्रेशर हाई होने की सिचुएशन रहेगी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे को बढ़ेगी प्रोटीनूरिया डेवलप होने लगेगा, आपको एडिमा रहेगा। और जब प्री एक्लेम्सिया अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा जिसको हम एक्लेम्सिया कहते हैं, तब कन्वल्जन्स आने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। कन्वल्जन्स कभी भी प्री एक्लेम्सिया में नहीं आते हैं, हमेशा कन्वल्जन एक्लेम्सिया में आते हैं। इसको हम एक्लेम्टिक फिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो कब होंगे, जब प्री एक्लेम्सिया को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर BP 140/90 होगा, प्रोटीनूरिया नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, तब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, प्री एक्लेम्सिया के इंडिकेटिव साइन में। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एक्सेसिव पर वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तब हम इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, वेसिकुलर मोल, नन ऑफ दी अबव या फिर बोथ A and B, दैट मीन्स इनकम्प्लीट अबॉर्शन और वेसिकुलर मोल। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो ये अबॉर्शन में भी हो सकती है और वेसिकुलर मोल में भी हो सकती है, दोनों केस में हो सकती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज फॉर सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का मेजर कॉज क्या है। ऑप्शन में है रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, एनीमिया या फिर नन ऑफ दी अबव। सेकेंडरी जो कॉज है, यदि प्राइमरी कॉज पूछते हम, यदि ओनली प्राइमरी कॉज पूछते PPH का, तब वो होता यूट्राइन एटोनिसिटी, दैट मीन्स यूट्राइन मसल्स में प्रॉपर है जो एटोनिसिटी नहीं है कि वो वापस रिवर्ट हो पाए। बट सेकेंडरी PPH का जो मेजर कॉज होता है वो होता है रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, जिसको हम रिटेन्ड प्लेसेंटा कहते हैं। रिटेन्ड प्लेसेंटा का मतलब होता है जनरली बेबी एक्सपेल्ड आउट होने के विदिन 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा भी का एक्सपल्सन हो जाता है, बट इन केस ऐसा नहीं होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बाहर आने के बाद भी जो मेन कुछ बिट्स रहेंगे, कुछ जो भी मटेरियल बचेगा उसको क्या कहेंगे, हम रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, और ये मेजर कॉज हो जाएगा किसके लिए, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज को डेवलप होने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एक्सेसिव हेमरेज ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर।
थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्सेसिव हेमरेज का, एक्सेसिव ब्लीडिंग का क्या कारण होगा? ऑप्शन में प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो एक्सेसिव हेमरेज और एक्सेसिव ब्लीडिंग का जो कॉज होगा थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में वो क्या होगा? बोथ ए एंड बी, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्टो प्लेसेंटा। ये दोनों रीज़न हो सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में। किस चीज़ के लिए? ब्लीडिंग के लिए और हेमरेज के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज फॉर पीपीएच? तो पीपीएच का जो मेजर कॉज है वो क्या है? एटोनिक पीपीएच, ट्रॉमेटिक पीपीएच, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। पोस्टपार्टम हेमरेज कंसीडर किया जाता है जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद कितना मोर देन 500 ml तक ब्लड लॉस हो जाता है। मेजर कॉज क्या माना जाता है पीपीएच के लिए? तो एटोनिक पीपीएच। एटोनिक का मतलब होता है जो यूट्राइन मसल्स की टोनिसिटी है, टोन है, वो प्रॉपर अपनी सही टाइम से रिवर्ट नहीं हो पाती हैं वीकनेस के कारण, मसल्स वीकनेस के कारण। तो ये क्या है? मेजर कॉज किसके लिए माना जाएगा? एटोनिक पीपीएच और एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर फॉर मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? तो यहाँ पर कहा है कौन से कंपोनेंट हैं एक्टिव मैनेजमेंट के लिए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, और हमें पीपीएच को भी प्रिवेंट करना है, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करना है। ऑप्शन में है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, यूट्राइन मसाज, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन ओनली, यूट्राइन मसाज 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड कंट्रोल द कॉर्ड ट्रैक्शन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का एक्टिव मैनेजमेंट होता है कि हमें पीपीएच को भी प्रिवेंट करने की कोशिश करना है। तो हम यूट्राइन मसाज देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, ताकि जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो प्रॉपर हो जाए और पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट कर पाएंगे। और कॉर्ड ट्रैक्शन को भी हमें प्रिवेंट में क्या करना है? पीपीएच भी प्रिवेंट करना है। यूट्राइन मसाज देंगे, 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन देंगे, ईच बटुक 5-5 भी दे सकते हैं, एंड कॉर्ड ट्रैक्शन भी प्रिवेंट करेंगे। यदि यहाँ पर कॉर्ड प्रोलैप्स होती है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी पोजीशन देंगे, तब हम देते हैं पेशेंट को ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग? तो हैंड वॉशिंग को लेके सही स्टेप्स क्या हैं? ऑप्शन में 8 स्टेप्स एंड 15 सेकेंड, 6 स्टेप एंड 60 सेकेंड, 6 स्टेप एंड 120 सेकेंड, या फिर 11 स्टेप एंड 30 सेकेंड। तो फर्स्ट थिंग हैंड वॉशिंग के लिए 1 मिनट है जो कंसीडर किया जाता है। तो इनमें से 1 मिनट क्या है? 60 सेकेंड। और कितने स्टेप होंगे? 6 स्टेप होंगे। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज बी, 6 स्टेप एंड 60 सेकेंड्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35। इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विथ इक्लैम्प्टिक सीजर्स व्हाट विल बी द लोडिंग डोज ऑफ MgSO4 एडमिनिस्टर्ड बाय यू? सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन IV दिया जाएगा, बट यहाँ पर MgSO4 है जो दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। तो MgSO4 एडमिनिस्टर करना है हमें एक्लेम्प्टिक सीजर्स के लिए प्रेग्नेंट वुमेन में। तो कितना डोज देंगे? लोडिंग डोज कितना होगा मैग्नीशियम सल्फेट का? एक्लेम्प्टिक सीजर्स में क्यों देते हैं हम? ताकि एक्लेम्प्टिक सीजर्स आ रहे हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एक्लेम्सिया है, तो उसमें हमें क्या करना है? एक्लेम्प्टिक सीजर्स को ट्रीट करना है। तो कितना डोज देंगे? ऑप्शन है 1 ग्राम IV स्लोली, 10 ग्राम, 5 ग्राम इन ईच बटुक्स डीप IM, 5 mg IV स्लोली, और नन ऑफ दी अबव। तो MgSO4 देंगे हम एक्लेम्प्टिक सीजर्स के लिए कितना? 10 ग्राम होगा टोटल डोज, 5 ग्राम इन ईच बटुक्स बाय इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी लीगली कंडक्टेड बाय? तो जो MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, किसके द्वारा की जाएगी? ट्रेंड डाई, स्टाफ नर्स, आयुष डॉक्टर, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट। MTP एक्ट एग्जाम में आता है तो 1972 में आया था, देन आफ्टर उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पर MTP एक्ट आता है तो 1972 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और इलीगली कौन कंडक्ट कर सकता है? ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट। Next is a pregnant woman presents from premature rupture of membrane, that means PROM, with complaint of loose motions, fever and abdominal pain. What could be the diagnosis? तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या हुआ है? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है, लूज मोशन हो रहा है, फीवर है और एब्डोमिनल पेन है। तो क्या डायग्नोस होगा? ऑप्शन में इन्फेक्टिव डायरिया, टाइफाइड, सेप्सिस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर लूज मोशन है, एब्डोमिनल पेन है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, तो ये सभी साइन क्या है? सेप्सिस के। दैट मीन्स उसको कुछ इन्फेक्शन डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी।
नेक्स्ट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर। तो जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है किसके लिए यूज़ होती है? ART है जो ऑप्शन में, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, HIV या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो ART थेरेपी यूज़ होती है किसमें? HIV के केस में। नेक्स्ट इज HIV पॉजिटिव मदर कैन ब्रेस्ट फीड है न्यूबॉर्न बेबी, दिस स्टेटमेंट इज। तो यदि कोई HIV मदर अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है तो सही है स्टेटमेंट या गलत है या फिर दोनों सही है? ऑप्शन में है ट्रू इफ ऑन ART, फॉल्स इफ ऑन ART, अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीडिंग बेबी शुड बी ऑन टॉप फीड, या फिर नो रिलेटेड टू ART। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है तो निवेरापाइन दी जाती है यदि मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है। एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? तो दी जाती है निवेरापाइन। तो HIV पॉजिटिव मदर अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है तो वो ART थेरेपी ले रही हो, दैट मीन्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रही हो, पॉजिटिव हो क्योंकि वो HIV को लेके उसके बेबी को हमें क्या करना है? HIV ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करना है। तो किस तरीके से ब्रेस्ट फीड करवा सकती है कि मदर ART थेरेपी ले रही हो, दैट मीन्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जो मेडिकेशन है वो ले रही हो, देन आफ्टर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। Next is during abdominal examination of a pregnant woman, if more than one fetal parts are palpated and two different heart sound are heard, what could be the condition? तो यदि किसी प्रेग्नेंट वूमेन में क्या हो रहा है कि आप उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको आपको फीटल के पार्ट्स हैं जो एक से ज़्यादा फीटल पार्ट्स पाल्पेट हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, दो जगह टू डिफरेंट हार्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं, दैट मीन्स से क्या है? ऑप्शन में है ट्रांसवर्स लाइज, ट्विन प्रेगनेंसी, फीटल कंजेनाइटल एनामली या फिर रप्चर ऑफ यूट्रस। तो टू डिफरेंट जगह हार्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं, एक से ज़्यादा फीटल पार्ट्स पाल्पेट हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या है? ट्विन प्रेगनेंसी, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अटोनिक PPH। तो अटोनिक PPH का पार्ट है जो मैनेज करने का, वो कौन सा है? कॉल फॉर हेल्प, IV catheterization with wide bore cannula and sample collection for cross matching, 40 IU units in 1 hour unit and uterine massage या फिर all of the above। तो एटोनिक PPH को मेंटेन करने के लिए सभी चीज़ें यूज़ की जाएंगी। कॉल फॉर हेल्प किया जाएगा, IV कैथेटराइजेशन किया जाएगा ताकि प्रॉपर तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूज हो पाए, 40 यूनिट्स एंड ऑक्सीटोसिन भी दी जाएंगी, एंड यूट्राइन मसाज किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक मैच करना है आपको, क्वेश्चन है मैच द कॉलम कॉज ऑफ शॉक विथ कॉलम बी ड्यूरेशन ऑफ ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पर कहा है कि शॉक डेवलप होगा और सेकंड ऑप्शन में कहा है कि ड्यूरेशन किस ट्राइमेस्टर में होगा अकॉर्डिंग टू मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ शॉक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, परपीरियल सेप्सिस, पोस्टपार्टम अटोनिक PPH एंड एंटीपार्टम पर वेजाइनल ब्लीडिंग। दैट मीन्स यदि इनकम्प्लीट अबॉर्शन है तो किस ट्राइमेस्टर होगा? फर्स्ट, सेकंड या लेटर प्रेगनेंसी में, परपीरियल सेप्सिस, PPH एंड एंटीपार्टम हेमरेज और APH। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऐसे केस में यदि आपको पेयरिंग मैच करनी है तो आंसर होगा आपका B। इनकम्प्लीट अबॉर्शन कब होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। परपीरियल सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं लेटर आफ्टर द डिलीवरी। परपीरियल का मतलब होता है द ड्यूरेशन आफ्टर द डिलीवरी, 6 वीक का होगा, तो कब होगा? लेटर प्रेगनेंसी में। पोस्टपार्टम में हेमरेज होगा जनरली इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी में। एंटीपार्टम हेमरेज होता है जनरली कब? थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो ये सभी क्या है? मैच करना है हमें कि किस ड्यूरेशन में किस टाइप की ब्लीडिंग होगी। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन पूछते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, परपीरियल सेप्सिस होगी लेटर आफ्टर द प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, एंड एंटीपार्टम वेजाइनल होगी थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ डिलीवरी में। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर B। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइड एज हाई रिस्क। तो इनमें से कौन सी प्रेगनेंसी है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं होगी? ऑप्शन में है यहाँ पर G2P1 A0 L1 38 वीक्स विथ प्रीवियस LSCS, G1 P0 A0 L0 34 वीक्स विथ प्री क्लेम्सिया, G1 P0 A0 L0। यहाँ पर ये जो G1 P0 क्या है? ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन है 38 वीक्स एंड हाइट इज़ 156 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पर्सन को LSCS से प्री क्लेम्प्टिक है तो क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाएगा। यहाँ पर कहा है कि नहीं है तो क्या है? जब पर्सन की हाइट कितनी हो? 156 सेंटीमीटर, जो जेस्टेशनल वीक हो 38 वीक्स हो, और जो ऑब्स्टेटिक फार्मूला हो क्या हो? G1 P0 A0 L0। फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, उसकी प्रीवियस
अबॉर्शन की हिस्ट्री है ना लिविंग चिल्ड्रन की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, तो ये क्या है, आइडेंटिफाइड है जो रिस्क फैक्टर में नहीं होगा। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी अ प्रेग्नेंट वूमन डेवलप्स फीचर ऑफ शॉक, व्हाट कैन बी द कॉज। तो प्रेगनेंसी के बाद यदि शॉक डेवलप होता है तो ये किसके कारण हुआ है, पोस्टपार्टम हेमरेज के, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, सेप्टिक शॉक, या फिर बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स इन्वर्जन ऑफ यूट्रस एंड पीपीएच और इन्वर्जन के कारण। तो ये चीज़ डेवलप हुई है शॉक की पीपीएच के कारण भी और इन्वर्जन ऑफ यूट्रस के कारण भी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टेज ऑफ लेबर फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। तो फुल सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्स होने की स्टेज क्या, कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी के एक्सपेल्ड आउट होने तक की स्टेज कहलाएगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंसीडर की जाएगी जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके जब सर्विक्स फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है तब तक की। सेकंड में फुल सर्विक्स डायलेटेशन से लेके बेबी एक्सपेल्ड आउट होने तक की स्टेज होगी सेकंड। थर्ड स्टेज होगी बेबी एक्सपेल्ड आउट होने से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन की स्टेज साइड में आएगी। फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज जो कि 2 आवर की रहेगी। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज़ नॉट रिकमेंडेड इन परपीरियल सेप्सिस। तो कौन सी मेडिसिन है जो परपीरियल सेप्सिस में रिकमेंड नहीं किया जाएगी। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो 6 वीक का क्या होता है परपीरियम पीरियड होता है, यदि उस केस में आपको सेप्सिस फॉर्मेशन होता है तो कौन सी मेडिसिन है जो नहीं यूज़ की जाएगी। ऑप्शन में एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, जेंटामाइसिन या फिर फ्लूकोनिजोल। तो सेप्सिस जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा प्रेगनेंसी में, तो एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और जेंटामाइसिन हम देंगे। बट फ्लूकोनिजोल क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है, एंटी फंगल मेडिसिन है, तो इसको हम क्या करेंगे परपीरियल सेप्सिस में यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो कौन सी है जो नॉन हार्मोनल पिल्स है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। ऑप्शन में छाया, माला डी, माला एन या फिर अंतरा। तो जो मेडिसिन अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है नॉन हार्मोनल है वो कौन सी है, तो वो है छाया। कौन सी है, छाया, जिसमें सेंट्रोक्रोम है जो नॉन हार्मोनल कंटेंट है इसमें, तो क्या है छाया। माला डी, माला एन और अंतरा ये सभी अवेलेबल बट यहाँ पर नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहा है तो वो है छाया। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फॉर। तो फोर्थ स्टेज का ड्यूरेशन कितना होगा। ऑप्शन में 30 मिनट, 1 आवर, 90 मिनट या फिर 2 आवर। तो फोर्थ स्टेज का ड्यूरेशन होता है 2 आवर का, जिसको हम ऑब्जर्वेशनरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी द डोज ऑफ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन D3 इज। डिलीवरी के बाद कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट दी जाती हैं तो कितने ड्यूरेशन के लिए दी जाएंगी। 1 tablet a day for 6 months, 2 tablets a day for 6 months, 2 tablets a day for 9 months या फिर 3 tablets a day for 6 months। टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट विटामिन D3 दिया जाता है 6 मंथ्स तक के लिए, पर डे 2 टैबलेट्स दी जाती हैं। हियर इज द करेक्ट आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लासा, LASA। ऑप्शन में है लुक अलाइक, साउंड अलाइक, लार्ज एंड स्मॉल एरिया, लुक एक्चुअल, सी एक्टिव या फिर नन ऑफ दी अबव। लासा का फुल फॉर्म होता है लुक अलाइक, साउंड अलाइक। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर द डिलीवरी। पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आफ्टर द डिलीवरी कब है जो इंसर्ट की जाएंगी। ऑप्शन में विद इन 72 आवर, विद इन 48 आवर, विद इन 7 आवर्स, विद इन 14 आवर्स। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सेम नाम से है, मेडिकल एंड नर्सेस सब के नाम से। और आपको आज रात में जो हमने 8 सीरीज़ पढ़ ली, 8 सीरीज़ इनकी PDF आज रात में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी ऐप पर, तो वहाँ से आप जाके इसको ले सकते हैं।